हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12th की 8th पोएम जो है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जिसे लिखा था मामंग दाई इन्होंने। इस वीडियो में हम देखने वाले पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, साथ ही साथ हम इंफॉर्मेशन हमें जो सेकंड पैसेज में मिलने वाली वो क्या है, तो पोएम के बारे में कहाँ से ली गई है, ये सब चीज़ें हमें मालूम होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टाजा वाइज एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है कि हर एक स्टाजा को मैं आपको आपके सामने क्या करने वाला हूँ, तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लास्ट का जो पॉइंट रहेगा, इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ओके, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मतलब अगर आप ये वीडियो देख ले तो आपका हर एक पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स इस पोएम को अंडरस्टैंड करने के लिए। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जिसे हिंदी में कहा जाएगा छोटे शहर, और रिवर्स को हम कहते हैं नदियाँ। ओके, तो इस पोएम को शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बायोग्राफी दी है पोएट के बारे में, तो हम सबसे पहले समझ लेंगे। तो देखिए क्या दिया है। मामंग दाई, मैंने पहले बताया कि स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स को लिखा था किसने? मामंग दाई ने। उनका जन्म हुआ था 1957 में। शी इज़ अ पोएट, वो क्या है, तो एक कवि है। नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार है। जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार है। एंड फॉर्मल सिविल सर्वेंट, और इससे पहले वो क्या कर चुकी है, तो एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पर काम कर चुकी है। इसका मतलब है कि वो सिविल सेवक थी। ओके, और वो बिलोंग करती है कहाँ से, तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से। इसका मतलब वो ईटानगर की है, अरुणाचल प्रदेश में से। हु राइट्स इन इंग्लिश एज वेल एज आदि लैंग्वेज। वो जो है वो कौन से लैंग्वेज में लिखती है, तो वो इंग्लिश, साथ ही साथ इंग्लिश और आदि लैंग्वेज में वो क्या करती है, तो लिखती है। ओके, इन दो लैंग्वेज में उसका अच्छा कमांड है। ये इंफॉर्मेशन है, पोएट के बारे में समझ लीजिए। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टिव रेडियो एंड टीवी जर्नलिस्ट। वह जो है एक सक्रिय ऐसी रेडियो और टीवी पत्रकार है। अंडरस्टैंड। एंड कवरिंग न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड इंटरव्यूज़ फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। और वो क्या करती है, तो न्यूज़ प्रोग्राम, समाचार देने का काम करती है। फॉर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, और बहुत सारे इंटरव्यू भी, जिसे इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार भी वो करती है। कहाँ पे, तो इन दैट ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे, जो ईटानगर में है। शी वॉज अ प्रोग्राम ऑफिसर विथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्क विथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन प्रोग्राम। शी वॉज अ प्रोग्राम ऑफिसर, वो प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर वो काम कर चुकी है। किसके साथ उसने काम किया था प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर, तो वर्ल्ड वाइड फंड जो नेचर के प्रति काम करता है, उसके लिए उसने प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर काम किया था। और वर्क विद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, और जो जैव विविधता है, ओके, उससे कंजर्वेशन करना मीन्स उससे बचाना। तो जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसे बचाने का जो प्रोग्राम था, उस पर भी उन्होंने काम किया था। किसने, तो मामंग दाई इन्होंने। अंडरस्टैंड। शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2011। उन्हें 2011 को पद्मश्री अवार्ड मिला था। एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2017, और 2017 को उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो इसका मतलब ये अवार्ड से हम समझ सकते हैं कि उनका जो राइटिंग करियर है वो बहुत ही खूबसूरत है। ओके, साहित्य में उनका जो योगदान है बहुत ही अच्छा है। मामंग दाई इज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। मामंग दाई जो है वो उत्तर पूर्व की एक मजबूत आवाज़ है। उत्तर पूर्व मीन्स कौन से, तो 7 सिस्टर का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये जो सब वहाँ के जो 7 राज्य है, उनकी वो क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मीन्स जिसे हम कह सकते हैं एक मजबूत आवाज़ वो है। अंडरस्टैंड। शी इज़ अ राइटर, वो एक लेखिका है। अ पोएट, एक कवि है। पर एक्सेलेंस हुज वर्क हैज़ द फ्रेगनेंस। ओके, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में वह एक कैसे उत्कृष्ट है, एक उत्कृष्ट ऐसी वो एक्सेलेंस मीन्स एक उत्कृष्ट वो ऐसी कवि है, एक लेखिका है। और उसके काम से हुज वर्क हैज़ द फ्रेग्रेंस ऑफ हर लैंड एंड हर पीपल। उसका जो काम है, उसके काम में उसकी भूमि और उसके लोगों की क्या दिखती है, तो खुशबू दिखती है। इसका मतलब है कि उसके लिखान में या उसके राइटिंग में आपको क्या दिखाई देगा, तो उसके लोग जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ वो जो भूमि है नॉर्थ ईस्ट की, उसके बारे में वो ज़्यादा लिखती है उसके साहित्य में, आप ऐसे कह सकते हैं। अभी सेकंड जो पैसेज है उसमें क्या दिया है, देखो, द पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। अभी ये जो पोएम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ये कहाँ से ली गई है?
इट इज़ टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोएम द रिवर्स पोएम। अभी ये जो पोएम है वो ली गई कहाँ से ली गई, तो द रिवर्स पोएम नाम का जो कविता संग्रह है उससे वो ये पोएम ली गई है। और ये पब्लिश कब हुआ था, द रिवर पोएम्स, ये जो कविता संग्रह कब पब्लिश हुआ था, तो 2004 में ये पब्लिश हुआ था। द पोएम डिस्क्राइब्स अ लैंडस्केप एंड नेचर वेयर रिवर इज अ डोमिनेंट फिनोमेना। ये जो पोएम वो क्या डिस्क्राइब करती है, तो ये पोएम डिस्क्राइब करती है लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स आकर्षक ऐसी भूमि, और जिसे दूसरा वर्ड है परिदृश्य, जिसे हम कह सकते हैं आकर्षक ऐसी भूमि, और नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति का ये पोएम वर्णन करती है। इस पोएम में आपको उसका वर्णन दिखाई देगा। और साथ ही साथ वेयर रिवर इज अ डोमिनेंट फेनोमेना, जहाँ पर नदी जो है एक क्या है, तो महत्वपूर्ण ऐसी घटना है। ओके, फेनोमेनन मीन्स घटना। थ्रू द कंसेप्ट्स लाइक रिवर हैज अ सोल एंड रिवर नोज इमॉर्टिलिटी ऑफ वाटर। अब ये दो कॉन्सेप्ट, कौन से दो कॉन्सेप्ट है वो, रिवर हैज अ सोल, इसका मतलब है कि नदी में आत्मा होती है, और कौन सी दूसरी कंसेप्ट है, तो रिवर नोज इमॉर्टिलिटी ऑफ वाटर, नदी पानी की अमरता को जानती है। ये जो दो कंसेप्ट है, ये जो दो अवधारणा है, इनके माध्यम से कवित्री जो है, पोएट जो हमें क्या बताने का प्रयास कर रही है, तो द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द लाइवली नेचर एंड अराउंड हर होम टाउन पासीघाट। और इसके माध्यम से वो बताना चाहती है उसका जो होम टाउन है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं गृहनगर, ओके, जिसका नाम है पासीघाट, उसके आजू बाजू में, उसके आसपास कैसा एक प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है, तो जीवंत प्रकृति है, लाइवली नेचर है, वहाँ पे लाइवली नेचर है, जीवंत ऐसी प्रकृति है उसके होम टाउन पासीघाट के आसपास। एंड द इटर्निटी ऑफ नेचुरल एलिमेंट, और साथ ही साथ क्या है, तो एक जीवंत प्रकृति तो है, इसके साथ साथ जीवंत प्रकृति तो है, और क्या है, तो प्राकृतिक ऐसे तत्व है जिसकी अनंतता आपको वहाँ पे दिखाई देगी, इटर्निटी ऑफ द नेचुरल एलिमेंट। ओके, शी फाइंड्स दैट इवन लाइफ एंड डेथ आर ट्रांजिएंट। वो उसे ऐसा लगता है, या फिर वो ऐसे समझ में आता है उसे कि जीवन और मृत्यु जो है ये क्या है, तो दीज आर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स क्षणभंगुर है, ओके, टेम्पररी है वो जीवन और मृत्यु। द पोएम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। ये जो पोएम है वो क्या है, तो जो उत्तर पूर्व के आदिवासी लोग हैं उनकी मान्यताओं पर आधारित है। और उनकी क्या मान्यता है, तो दैट द सोल्स ऑफ बिलोड वन ऑलवेज कंटिन्यू टू ड्वेल इन द नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड। ओके, और उनकी ये मान्यता है कि उनके जो प्रियजन हैं वो गुजरने के बाद, या फिर उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी जो आत्माएं हैं वो हमेशा आसपास की जो प्राकृतिक तत्व है उसमें निवास करती है। ये ऐसी मान्यता है किसकी, तो ट्राइबल लोगों की, नॉर्थ ईस्ट के, और उनके बिलीफ पर, उनके विश्वास पर ये पोएम क्या है, तो बेस है। सो शी रिमेंबर्स डेथ व्हेन शी सीज द टाउन्स। इसका मतलब है कि जब वो नगरों को देखती है, टाउन्स को देखती है, तो उसे मृत्यु का स्मरण आता है, ऐसा वो यहाँ पे कह दिए इस पोएम के माध्यम से। द टाउन्स शी इम्प्लाइज हैव प्रॉस्पर्ड व्हेन नेचर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ओके, उसका कहने का तात्पर्य है कि नगर तब समृद्ध हुए, इसका मतलब टाउन्स कब समृद्ध हुए, प्रॉस्पर हुए, जब व्हेन नेचर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जब प्रकृति नष्ट हो गई। ओके, प्रकृति को नष्ट करके नगर बने हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं टाउन्स बने हैं। अंडरस्टैंड। द पोएट एक्सप्रेस्ड एंजाइटी एट द डेवलपमेंट इन स्मॉल टाउन्स। और कवि जो छोटे शहरों में जो विकास हो रहा है उस पर क्या कर रही है, तो यहाँ पे चिंता व्यक्त कर रही है इस पोएम के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत ऐसी पोएम है, डिटेल में हम समझने वाले स्टांजा वाइज। तो मैंने आपको बताया कि पहले हम पोएट के बारे में, कुछ पोएम के बारे में इंफॉर्मेशन हम लेंगे। अभी हम देखेंगे इस पोएम में कौन से फिगर्स, इस पोएम में कौन से राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है। तो देखिए, स्मॉल टाउन्स और रिवर्स, ये जो पोएम है इसमें पोएट ने किसी भी तरह की राइम स्कीम यूज़ नहीं की है। ये जो एग्जाम्पल ये फ्री वर्स का है। अभी फ्री वर्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसी पोएम की जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो ना की जाए तो उसे कहा जाता है फ्री वर्स। तो ये जो पोएम है ये क्या है, तो एग्जाम्पल है फ्री वर्स का। इसका मतलब है कि ये फ्री वर्स है। ओके, कोई भी राइमिंग स्कीम यहाँ पे नहीं है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं स्टांजा वाइज पोएम को समझने के लिए। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, देखिए फर्स्ट स्टांजा में क्या दिया है, क्या पोएट क्या बताती है हमें। तो पोएट का कहना है कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ डेथ। ये जो छोटे शहर है वो हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना। तो ये जो छोटे शहर है ये मुझे हमेशा क्या याद दिलाते हैं, मौत के बारे में वो मुझे याद दिलाते हैं। ओके, माई होम टाउन लाइज कामली अमिस द ट्रीज। मेरा जो गाँव है वो कहाँ पे, तो
शांति से पेड़ों के बीच में बसा हुआ है। मिस मेरा गांव जो है जन्म गांव, ओके, जन्मनगर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। ओके, तो ये जो होम टाउन है वो कहाँ पे, तो शांति से वो पेड़ों के बीच में बसा हुआ है। ओके, लाइज मीन्स बसना। ओके, तो बसा हुआ है वो मेरा जन्म गांव। इट इज़ ऑलवेज द सेम, वह कैसा है, तो ऑलवेज द सेम, वो ऐसा ही रहता है। इन समर और विंटर, चाहे सर्दियाँ हो या फिर गर्मियाँ। समर मीन्स गर्मियाँ, गर्मी का मौसम, और विंटर मीन्स सर्दियों का मौसम। गर्मियाँ हो या फिर सर्दियाँ हो, वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इट इज़ ऑलवेज द सेम। विद द डस्ट फ्लाइंग, और यहाँ पर क्या रहती, तो धूल उड़ती रहती है। कहाँ पे, मेरे गांव में। और द विंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज, और गॉर्ज, गॉर्ज मीन्स घाटी। आपके पास ये फोटो दिया है, देखो फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से घाटी है, दोनों तरफ से माउंटेन है, और जो नीचे वाली जो जाने वाले उससे उन दोनों माउंटेन्स के बीच में का जो ये है दरी है, ओके, उसे क्या कहा जाता है, तो घाटी कहा जाता है, गॉर्ज कहा जाता है। ओके, तो वहाँ पे उस घाटी से जोरों से क्या होती है, तो हवा बहती रहती है। हॉलिंग मीन्स जोर से मूव होना, तो हवा जो है वो जोर से बहती रहती है उस घाटी में से। ओके, ऐसा पोएट यहाँ पर हमें बता रही है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है किसके बारे में, उसके होम टाउन के बारे में, कि उसका होम टाउन कैसा है, जहाँ पे वो पैदा हुई थी, वो जो टाउन है वो किस तरह से, वो जो शहर है वो किस तरह से, तो वो पूरी तरह से ट्रीज़ के बीचों में, पेड़ों में, वो पेड़ों के बीच में वो बसा हुआ है, और बहुत शांत ऐसा इलाका है वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, समर हो या फिर विंटर हो। ओके, सेकेंड स्टांजा में पोएट क्या कह रही है, देखिए, जस्ट द अदर डे समवन डाइड, हाल ही में यहाँ पर दूसरे दिन क्या हो गया था, कोई तो भी मर गया था। समवन डाइड, कोई तो भी मर गया था। इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, और पोएट ने जैसे फर्स्ट स्टांजा में बताया कि उसका जो गांव है वो कहाँ पे बसा है, तो अमिड्स द ट्री, पेड़ों के बीच में वो बसा हुआ है उसका गांव। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंस है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, बहुत ज़्यादा शांति है। तो उस ड्रेडफुल मीन्स भयानक, ऐसी जो सन्नाटा है, भयानक ऐसी जो शांति है, उस शांति में हम क्या हुए थे, तो बहुत रोए थे। वी वेप्ट मीन्स रोना, तो हम बहुत रोए थे इस भयानक सन्नाटे में। लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस, अभी ट्यूबरोजेस आपको ये स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है, ये ट्यूबरोजेस का है, इसे हिंदी में कहा जाता है रजनीगंधा। तो रीत का मतलब होता है माला। ओके, एक गोल या फिर रिंग की तरह जो माला होती है। ओके, ये जो माला होती है, एक रिंग को फ्लावर्स, लीव्स चिपकाए जाते हैं और उससे ये माला बनती है। तो ये गोल या फिर रिंग की जो माला है किससे बनी थी, वो ट्यूबरोजेस, ये जो फूल है रजनीगंधा फूल से वो बनी हुई थी। और हम सब उस ट्यूबरोजेस की जो रीत है उसे देखकर हम क्या थे, तो बहुत दुखी थे, और हम वहाँ पर रो रहे थे। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत। यहाँ पे देखिए आप, जिंदगी और मौत, लाइफ एंड डेथ फिर बार बार यूज किया गया है। ये एग्जाम्पल है रिपीटेशन का। मगर ये रिपीटेशन क्यों यूज किया जाता है पोएट के द्वारा, तो किसी भी चीज़ पर स्ट्रेस देने के लिए। तो ये इस तरह से रिपीटेशन यूज किया जाता है बाय द पोएट। तो पोएट कह रहा है कि लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत। ओके, इसका मतलब ये जो साइकिल है यहाँ पर चलती रहती है उसके होम टाउन में, जहाँ पर वो पैदा हुई थी, उस जो टाउन है, उस जो शहर है, वहाँ पर ये चलती रहने वाली चीज़ है लाइफ और डेथ। ये एक साइकिल है जो हर बार चलती रहेगी। लाइफ किसी का जन्म होगा, फिर वो डेथ हो जाएगा, ये चलने वाली चीज़ है। सिर्फ ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, लाइफ और डेथ ये तो चलने वाली चीज़ है। अगर यहाँ पे कुछ परमानेंट है, ओके, तो वो क्या है, तो रिचुअल्स मीन्स रिवाज जो है वो ही परमानेंट है, वही हर बार रहने वाले हैं लास्ट तक। बाकी सब चीज़ें जो है वो क्या होने वाली है, तो लाइफ और डेथ ये तो चलने वाला ही है। सिर्फ आपको दिखाई देगा तो रिवाज जो है, ओके, जो रस्म है वो क्या है, तो वैसे ही यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद का जो थर्ड स्टांजा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है थर्ड स्टांजा में। थर्ड स्टांजा में पोएटिस क्या कह रही है, देखो, वो बता रही है कि द रिवर हैज़ अ सोल, जो रिवर है उसमें आत्मा है। इसका मतलब वो भी जिंदा है, वो भी क्या कर सकती है, ह्यूमन की तरह सोच सकती है, या फिर वो भी फील कर सकती है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। याद रखिए कि जो इन एनिमेट थिंग्स है उन्हें एनिमेट क्वालिटीज़ देना, इसका जो निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, उन्हें क्या करना, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ देना। तो रिवर ये नॉन लिविंग थिंग है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है, सोल की, सोचने की या फिर फीलिंग की। जैसे ह्यूमन में आत्मा होता है उस तरह से पोएट यहाँ पे कह रही कि रिवर जो है उसमें भी आत्मा है, वो जिंदा है एक ह्यूमन की तरह। ओके, और इन द समर
इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ। अब ये जब गर्मियाँ होती है समर सीजन में या फिर गर्मियों के सीज़न में, ये जो नदी है उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और इसकी वजह से ये क्या करती है, तो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या, तो एक ग्रीफ मीन्स दुख ले आती है ये रिवर, बिकॉज ऑफ द, क्या हम उसे कह सकते हैं, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है इसकी वजह से। ओके, और लोग जो होते क्या हो जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ दिस। Sometimes I think it holds its breath seeking a land of fish and stars। कभी कभी I think, मुझे लगता है कि it holds its breath, ये जो नदी है उसने क्या किया, तो उसकी सांसें रोकी हुई है। किस लिए रोकी हुई इस नदी ने सांसें, तो seeking a land, इसने सांसें रोक कर रखी है और वो क्या ढूंढ रही है, एक ऐसी ज़मीन ढूंढ रही है ऑफ अ लैंड फिश एंड स्टार, जहाँ पे क्या होगी, तो फिश मछलियाँ होगी और तारे होंगे। इसका मतलब है कि नदी, ये जो रिवर है वो कहाँ बहना चाहती है, ऐसी ज़मीन पर कि जहाँ पे तारे हो, साथ ही साथ क्या हो, तो फिश हो, और वो जो वाटर हो पूरी तरह से क्लीन हो। ये जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उस टाउन में, टाउन बढ़ रहा है तो नदी का पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, तो इसकी वजह से नदी ऐसी जगह ढूंढना चाहती है कि जहाँ पे फिश रह सके, स्टार्स अच्छे से चमक सके, इस तरह से क्लीन वाटर में वो बहना चाहती है। इस तरह की लैंड वो क्या कर रही है, तो ढूंढ रही है। सीक मीन्स ढूंढना। इसके बाद का जो स्टांजा है उसमें बताया, देखो, द रिवर हैज़ अ सोल, फिर से रिपीट हुई है यहाँ पे लाइन, द रिवर हैज़ अ सोल। ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई देगा। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम, वैसे भी मैं आपको बता दूं, और ये भी बता दूं कि हर एक फिगर ऑफ स्पीच में मैंने क्या बनाए थे, वीडियो बनाए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट की। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते, तो सभी तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। तो ये जो लाइन है, देखो, द रिवर हैज़ अ सोल, रिवर में क्या है, तो आत्मा है। इसका मतलब वो भी एक ह्यूमन के जैसी है, वो भी फील कर सकती है, वो भी सोच सकती है। वर्ड कह रही है कि इट नोज, इसका मतलब कि रिवर सब जानती है। रिवर क्या क्या जानती है, तो स्ट्रेचिंग पास द टाउन, क्योंकि वो जो रिवर है वो कहाँ से बहती है, तो गांव से, उसका जो टाउन है उसके नज़दीक से वो बहकर आगे चली जाती है। कौन, रिवर। और वो जानती है, क्या जानती है, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ, जो फर्स्ट ड्रॉप है, जो सूखी पड़ी ज़मीन है उस पर जब ये पहली बूंद गिरती है किसी बारिश की, तो उसमें क्या आ जाती है, तो एक जान आ जाती है, ये नदी जानती है। ओके, वो पानी का महत्व जानती है कि जो ड्राई अर्थ है उसके लिए फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये नदी जानती है, क्या जानती है, एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप, और जो माउंटेन टॉप है, ओके, पहाड़ियों की चोटी पर जो धुंध है, मिस्ट मीन्स धुंध, ओके, वो रहती है। ये भी रिवर जानती है कि माउंटेन टॉप पर, इसका मतलब पहाड़ों की चोटी पर ये धुंध रहती है। ओके, ये धुंध किसके फॉर्म में होती है, तो बादल की फॉर्म में होती है, बाद में बारिश होकर नीचे गिरेगी। अंडरस्टैंड, ये सब ये नदी जानती है। द रिवर नोज द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, ये जो रिवर है, नदी जो है, वो क्या जानती है, तो इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, पानी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इमॉर्टलिटी मीन्स अमर, पानी क्या है, तो अमर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये भी रिवर जानती है। इस तरह से ये ह्यूमन क्वालिटीज़ देकर पोइट ने क्या किया, तो इसे पर्सोनिफाइड करने का काम यहाँ पे किया है रिवर को। रिवर ये सब चीज़ें अच्छी तरह से जानती है। ये जो स्टांजा है इसमें पोइट क्या कर रही है, देखो, अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डे ऑफ चाइल्डहुड। श्राइन का मतलब होता है मंदिर, ओके, एक होली प्लेस। तो यहाँ पे पोइट कह रही है कि अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मीन्स मेमोरीज, जो खूबसूरत ऐसी उसकी यादें हैं, खुश करने वाली यादें, मार्क्स द डे ऑफ चाइल्डहुड, और ये यादें कब की, तो बचपन की यादें हैं। इसका मतलब ये है कि पोइट यहाँ पे कह रही है कि उसका जो बचपन है, वो जो खुशी की यादें उसकी बचपन की, उसका एक मंदिर उसने क्या किया, तो उसके मन में संजो कर रखा हुआ है, ऐसे पोइट यहाँ पर कह रही है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, ये जो स्मॉल टाउन है, ये जो छोटे शहर है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते, तो हमेशा हर बार क्या करते, तो भविष्य की चिंता कर क्या रहते हैं, वो चिंता में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल टाउन्स बढ़ रहे हैं, मगर वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो चिंता में हैं। इसी वजह से पोइट यहाँ पर कह रही है कि स्मॉल टाउन ग्रोज विथ एंजाइटी फॉर फ्यूचर, छोटे शहर भविष्य के लिए भविष्य की चिंता के साथ क्या हो रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं, ऐसा पोइट यहाँ पर कह रही है। द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, अभी फिर से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, देखो ट्रैक। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो डेड है, जो लोग गुजर गए हैं या फिर मर गए हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उनके गांव में, उसके होम टाउन में कहाँ पे दफनाया जाता है, तो वेस्ट में उसे वहाँ पर दफनाया जाता है या फिर वहाँ पे रखा जाता है। क्यों उसे वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में रखा जाता है, तो
When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. ओके जब कभी भी वो जो मरा हुआ आदमी है उससे जब उसकी आत्मा अलग हो जाएगी, ओके और वो उठेगी और कहाँ चली जाएगी, तो सीधा इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट. वो कहाँ चली जाएगी, तो गोल्डन ईस्ट मीन्स जो सुनहरा ऐसा ईस्ट है, पूर्व दिशा है, उस तरफ वो चली जाएगी. और पूर्व दिशा में क्या है, तो हाउस ऑफ द सन, सूरज का क्या है, तो घर है. इसका मतलब कि सूरज जहाँ से उगता है वो ईस्ट दिशा, तो उस तरफ ये जो आत्मा है उस मरे हुए इंसान की क्या हो जाएगी, तो चली जाएगी गोल्डन ईस्ट की तरफ, जहाँ क्या है, तो सूरज का घर है उस दिशा में. ओके अगली जो कुछ लाइनें हैं, 5 लाइन, अभी एंडिंग की तरफ आ रहे हैं हम, तो ये 5 लाइनों को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे. इन द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इन द कूल बाम्बूज, जो ठंडे ऐसे बांस है, कूल बाम्बूज है, रिस्टोर इन सनलाइट, वो क्या हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट. जब उन पर सनलाइट पड़ती है, उन बाम्बूज पे जो ठंडे पड़ चुके हैं उन पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो रिस्टोर हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है. इस तरह से लाइफ मैटर्स है लाइक दिस. इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. ओके इसी तरह जिस तरह से बाम्बूज पे क्या हो जाएगी, जो कूल बाम्बू जिस पर सनलाइट गिरने से जैसे वो रिस्टोर हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, उस तरह से लाइफ क्या है, तो मैटर करती है. ओके लाइक दिस. इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड. ओके इन स्मॉल टाउन्स, ये जो छोटे छोटे शहर है, ओके वो कहाँ पे है, तो नदी के पास में वो बसे हुए हैं. एंड वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड. सर हम सब चाहते हैं कि हम क्या करें, तो उस गॉड के साथ हम सब चलना चाहते हैं. वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड, हम सब गॉड के साथ चलना चाहते हैं, ऐसे यहाँ पे पोएट कह रहा है. इसका मतलब है कि उसकी एक इच्छा है कि लोग जो है स्मॉल टाउन्स के, उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनकी लाइफ जो है वो अच्छे से नेचर के साथ स्पेंड करनी चाहिए. इसकी वजह से उन्हें क्या मिल जाएगा, तो भगवान भी मिल जाएगा. इस तरह से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं. यहाँ पे जो पोएम है मामंग दाई ने लिखी हुई, स्मॉल टाउन्स और रिवर, ये क्या हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है. आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई है. अगर आपको पोएम समझ में आ गई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और एक सबसे आगे वाला जो पॉइंट है अपना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, और वो है इस पोएम में जो कुछ भी फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, मैं आपको अभी क्या करने वाला हूँ, उसे डिटेल में समझाने वाला हूँ. ओके चलिए फिर अभी फिगर्स ऑफ स्पीच समझने के लिए शुरुआत करते हैं. फिगर ऑफ स्पीच में देखा जाए तो जो फर्स्ट आंसर है उसमें जो सेकंड लाइन है, माय होम टाउन लाइज कामली अमिज द ट्रीज, इसमें आपको दिखाई देगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें दिया है देखो पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि होम टाउन जो वर्ड है उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है, और वो क्या है, तो लाइंग कामली, शांत बैठना. ओके तो ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती है तो ये किसी दी गई है, तो होम टाउन को होती है. फॉर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो है इन समर और विंटर, ये एंटीथेसिस है, क्योंकि दो अपोजिट सीजन्स, दो अपोजिट वर्ड्स, समर का वर्सेस विंटर, ये दो अपोजिट सीजन्स है, तो एक ही लाइन में आए हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस. अंडरस्टैंड. उसके बाद की जो लाइन है, और द विंड हॉलिंग डाउन द गॉर्ज, इस पर आपको दिखाई देगा ओनोमोटोपोइया, क्योंकि हॉलिंग जो वर्ड है ये क्या डिनोट कर रहा है, तो साउंड डिनोट कर रहा है, साउंड दिखाने का काम कर रहा है, आवाज़ दिखाने का काम कर रहा है. जो आवाज़ कौन बनाता है, विंड बनाता है. तो ये एग्जाम पड़ेगा किसका, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपोइया. ओके ये जो मैंने आपको अभी बताया, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, ओनोमोटोपोइया, ये जो एग्जाम्पल्स है, ये जो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए, तो वो जाकर आप देखेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ. ओके तो वो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लाइन टू लाइन, मगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको स्पेशल वीडियो देखना पड़ेगा. अंडरस्टैंड. तो चलिए आगे की लाइन जो है, जस्ट द अदर डे समवन डाइट, ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का, क्योंकि यहाँ पे साउंड, जो लेटर डी साउंड है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है, जैसे कि डे का डी और डाइट का डी, ये साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो एलिट्रेशन का. इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, यहाँ पे एलिट्रेशन है, किस तरह से है, तो यहाँ पे आपको इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, यहाँ पे आपको डब्ल्यू साउंड रिपीट होते हुए दिखाई देगा, डब्ल्यू, वी का डब्ल्यू और वेप्ट का डब्ल्यू, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का. साथ ही साथ ये इन्वर्जन भी है. इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ड्स को रीअरेंज करना, पोएटिक इफेक्ट मिलाने के लिए, वर्ड्स प्रॉपर सेंटेंस ऑर्डर में ना होकर वो उसे आगे पीछे कर एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट इस तरह के क्या करते, तो आइडियाज़ यूज़ करते हैं, तो ये इन्वर्जन है. तो इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा वी वेप्ट इन द ड्रेडफुल साइलेंस, ये इसका करेक्ट सेंटेंस ऑर्डर रहेगा. ओके समझ में आ गया आपको.
उसके बाद है आगे वाली जो लाइन है वो है लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस जो है उसे पर्सोनिफाइड किया गया है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। कौन सी? तो बीइंग सैड, दुख दर्शाने के लिए इसे एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस को। तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंटीथेसिस, क्योंकि दो अपोजिट आइडियाज आई है वहाँ पे, लाइफ और डेथ एक ही लाइन में, तो इसे कहा जाएगा एंटीथेसिस। ओके, तो अपोजिट आइडिया अगर एक लाइन में आती है तो वो एग्जाम्पल रहेगा एंटीथेसिस का। तो ये एंटीथेसिस है। साथ ही साथ ये रिपीटेशन भी है, क्योंकि लाइफ एंड डेथ ये फ्रेज 2 बार रिपीट हुए यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल है किसका? तो रिपीटेशन का। अंडरस्टैंड। उसके बाद की जो लाइन रहेगी थर्ड स्टांजा की है, देखो द रिवर हैज़ सोल। द रिवर हैज़ सोल, ये क्या एग्जाम्पल है? तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि रिवर को एक ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है जिसे हम कहते हैं सोल, उसे पर्सोनिफाइड किया गया है, तो ये रहेगा एग्जाम्पल किसका? तो पर्सोनिफिकेशन का। उसके बाद की जो लाइन है इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीप। ओके, ये एग्जाम्पल है किसका? तो पहला ये बताया जाएगा मेटाफर का, क्योंकि ग्रीफ को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है टोरेंट के साथ, तो ये एग्जाम्पल है मेटाफर का। पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि रिवर को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, एनिमेट क्वालिटीज दी गई है, कैसी? तो कटिंग थ्रू द लैंड। ओके, तो कटिंग थ्रू द लैंड ये ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है रिवर को, तो ये एग्जाम्पल है किसका? तो पर्सोनिफिकेशन का। यहाँ पे आपको सिमिली भी दिखाई देगी, किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है उसे कंपेयर किया गया है, डायरेक्टली कंपेयर किया गया है टोरेंट ऑफ ग्रीप के साथ, और वर्ड भी आपको दिखाई देगा लाइक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये एग्जाम्पल है किसका? तो सिमिली का। ओके, आगे की जो 2 लाइन है वहाँ पे समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रीथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे साउंड एस रिपीट हुआ है, समथिंग वाला। सीकिंग और स्टार भी आपको एस साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, तो एक एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि रिवर को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है, एनिमेट क्वालिटीज दी गई है। क्या? तो होल्डिंग इट्स ब्रीथ, एनिमल है या फिर ह्यूमन है जो होल्ड कर सकते हैं उसकी ब्रीथ को, तो ये ये क्वालिटीज दी गई है रिवर को। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन है। साथ ही साथ सीकिंग भी एक ह्यूमन क्वालिटी है, ढूंढना। ये कोई रिवर ढूंढ नहीं सकती, वो कुछ लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग है, पर उसे लिविंग थिंग की क्या दी गई? तो क्वालिटीज दी गई है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका? तो डेफिनेटली किसका? तो पर्सोनिफिकेशन का। यहाँ पे आपको रिपीटेशन भी दिखाई देगा, क्योंकि समटाइम्स ये जो वर्ड है वहाँ पे रिपीट हुआ है एक ही लाइन में, तो ये एग्जाम्पल है किसका? तो रिपीटेशन का भी। ओके, उसके बाद की जो लाइन है 4th स्टांजा की है, इट नोज स्ट्रेचिंग पास द टाउन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि रिवर को पर्सोनिफाइड किया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है नोइंग की, वो जानती है। इसका मतलब ये है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओके, उसके बाद की लाइन आपको दिखाई देगी फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। यहाँ पे एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे साउंड रिपीट हुआ है, कौन सा? तो एफ। ओके, फर्स्ट और फ्रॉम, एफ साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, और डी साउंड भी रिपीट हुआ है, ड्रॉप का डी और ड्राई का डी, तो ये एग्जाम्पल है किसका? तो एलिट्रेशन का। उसके बाद की लाइन है एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, क्योंकि साउंड जो एम है यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का। मिस्ट का एम और माउंटेन टॉप का एम, तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। द रिवर नोज, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि रिवर को नोइंग की क्वालिटीज दी गई है, जानने की, तो ये एग्जाम्पल है ह्यूमन क्वालिटी है ये, तो ये दी गई रिवर को यूज़ की है पोइट ने, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है? तो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो स्टांजा है उसमें दिखाया जाएगा अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क द डे ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले मेटाफर, क्योंकि हैप्पी पिक्चर्स को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है श्राइन के साथ। ओके, होली प्लेस के साथ हैप्पी पिक्चर्स को कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली, तो ये एग्जांपल है मेटाफर का। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा किस तरह से, तो जो पिक्चर्स है उसे पर्सोनिफाइड किया गया है, उसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है बीइंग हैप्पी, खुश रहने की, किसी पिक्चर को, पिक्चर वर्ड को, तो ये एग्जांपल है किसका? तो पर्सोनिफिकेशन का। अंडरस्टैंड। उसके बाद की लाइन है देखो, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी, स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर। ये एग्जांपल है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन कैसे? तो साउंड एफ वहाँ पे रिपीट हुआ है, देखो फॉर एंड फ्यूचर एफ, ये एग्जांपल एलिट्रेशन का। पर्सोनिफिकेशन भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि स्मॉल टाउन्स जो है उसे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है,
ग्रो होना, ये ग्रो होना ह्यूमन क्वालिटीज़ है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा पर्सोनिफिकेशन का। साथ ही साथ फीलिंग एंजाइस मीन्स एंजाइटी, ये भी फील करना, ये भी कौन करता है, ह्यूमन एंजाइटी फील करता है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। उसके बाद की लाइन देखो, द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, यहाँ पे आपको एलिट्रेशन दिखाई देगा क्योंकि साउंड पी यहाँ पे रिपीट हुआ है, प्लेस का पी और पॉइंटिंग का पी, तो ये एलिट्रेशन है यहाँ पे। उसके बाद की लाइन दिख रही है आपको, इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले एलिट्रेशन, क्योंकि डब्ल्यू जो साउंड है वहाँ पर रिपीट हुआ है, विल का डब्ल्यू और वॉक का डब्ल्यू, तो ये एलिट्रेशन है। उसके बाद की लाइन दिख रहे हैं आपको, इन टू द हाउस ऑफ द सन, यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि ईस्ट को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है हाउस ऑफ द सन के साथ, तो ये डेफिनेटली एग्जांपल है मेटाफर का। लाइफ मैटर्स लाइक दिस, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन, क्योंकि एल लेटर जो है उसका साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, लाइफ का एल और लाइक का एल, तो ये एग्जांपल है किसका, तो एलिट्रेशन का। लास्ट की लाइन दिख रही है देखो आपको, वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स, यहाँ पे एलिट्रेशन है क्योंकि वर्ड जो लेटर डब्ल्यू है ये साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, डब्ल्यू, वी का डब्ल्यू, वांट का डब्ल्यू और वॉक का डब्ल्यू, तो ये एग्जांपल, और विथ का डब्ल्यू भी है, तो ये एग्जांपल रहेगा किसका, तो एलिट्रेशन का। ओके, मामनदाई की ये जो पोएम है यहाँ पे अभी डिटेल में खत्म हो रही है, इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन, इसमें जो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर कोई शंका है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।